एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन दिखाई देता है। अब तक हमने आइलैंड पर चल रही कहानी में किरदारों के बहुत सारे फ्लैशबैक सीन देखे हैं, लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं वो फ्लैश फॉरवर्ड है, यानी भविष्य में किसी समय हुई घटनाएं। आसान भाषा में कहें तो फ्लैशबैक जहां हमें बीते हुए समय की कहानी दिखाता है, वहीं फ्लैश फॉरवर्ड हमें भविष्य में हुई घटनाएं दिखाता है। कहानी आगे बढ़ने के साथ आपको सब कुछ और अच्छे से समझ आ जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि किसी तरह आइलैंड से बच चुका जैक दाढ़ी मूंछ बढ़ाए हुए और बहुत ज्यादा शराब पीते हुए एक फ्लाइट में सफर कर रहा है। जैक आइलैंड से कैसे बचा और उसके साथ और कौन कौन लोग बच पाए, ये सब हमें आगे पता चलेगा। जब फ्लाइट लैंड करने वाली होती है तो जैक शराब मांगता है और तभी एयर होस्टेस उसके पास एक न्यूज़पेपर रखकर चली जाती है। उस न्यूज़पेपर में जैक को एक ऐसी खबर दिखाई देती है जिससे वह काफी परेशान हो जाता है और उस आर्टिकल की कटिंग फाड़कर अपने पास रख लेता है। बाद में अपनी कार में बैठा जैक किसी को वॉइसमेल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन मैसेज नहीं भेज पाता। वह काफी उदास और परेशान नजर आता है। अपनी मानसिक हालत से परेशान होकर जैक अपनी जान खत्म करने का फैसला करता है और एक पुल के ऊपर जाकर आत्महत्या करने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन आत्महत्या को पाप मानते हुए वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना। तभी अचानक जैक के पीछे एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। कार के अंदर से एक बच्चे और एक महिला के चीखने की आवाज आती है। अब अगर जैक अपनी आंखों के सामने किसी हादसे को देखकर भी वहां से चला जाए तो क्या वह वही जैक होगा जिसे हम जानते हैं? फ्लैश फॉरवर्ड यहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद हम वापस आइलैंड पर आते हैं, जहां जैक रेडियो टावर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा होता है। पानी लेने आए जैक को देखकर केट मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सॉयर पर पड़ती है, केट की मुस्कान गायब हो जाती है। इसके बाद जैक सईद के पास जाता है। सईद जैक से कहता है कि बर्नार्ड और जिन काफी अच्छी शूटिंग कर सकते हैं। फिर वह जैक को समझाते हुए कहता है, जैक यहाँ कुछ भी हो, तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें रेडियो टावर तक पहुंचना ही है। किसी भी हालत में वापस मत आना। रेस्क्यू के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूं, लेकिन किसी बेकार चीज के लिए अपनी जान नहीं दूंगा। इसी बीच रोज बर्नार्ड से पूछती है कि अगर वह उसका एसओएस बनाने में मदद करे तो क्या उसका फैसला बदल जाएगा। लेकिन बर्नार्ड से यह पक्का करने के बाद कि वो आइलैंड छोड़कर नहीं जाएगा, रोज उसे गले लगाकर अलविदा कह देती है। दूसरी तरफ क्लेयर काफी परेशान होती है और हर्ली उसे समझाते हुए कहता है कि चार्ली को कुछ नहीं होगा। वहीं सन के पास खड़ा जिन उसे समझाता है कि अगर उसे थकान महसूस हो तो उसे जैक के पास ही रहना चाहिए। ये सुनकर सन भावुक होकर पूछती है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। तब जिन कहता है, क्योंकि हमें घर जाना है। इसके बाद सईद जिन और बर्नार्ड को छोड़कर बाकी सभी लोग रेडियो टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। समुद्र के किनारे रोज रास्ता दिखाते हुए जैक की अगुवाई में सभी काफी दूर तक पहुंच जाते हैं। तभी नाओमी तेजी से जैक के पास आती है और उसे रोक देती है। नाओमी जूलियट को देखकर जैक से पूछती है, क्या ये लोग ठीक हैं? जैक कहता है, इनके ठीक ना होने की वजह क्या है? इस पर नाओमी कहती है, क्योंकि आपके लोगों में से किसी को भी इन पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर जूलियट वहां से चली जाती है। इसके बाद नाओमी अपना सैटेलाइट फोन निकालकर जैक को समझाती है, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है। तुम्हें मेरी बोट पर कॉल करने में सक्षम होना चाहिए। वह जैक को बताती है कि उनके सिग्नल को जो भी चीज ब्लॉक कर रही है उसे बंद करने के बाद फोन की लाल लाइट हरी हो जाएगी। चार्ली सिग्नल को ब्लॉक करने वाली चीज को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और नाओमी उम्मीद से कहती है कि शायद अब कभी भी सिग्नल वापस आ सकता है। तभी सीन कट होकर लुकिंग ग्लास स्टेशन के अंदर चला जाता है। वहां चार्ली को एक घूमने वाली कुर्सी से बांध कर रखा गया है। उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है और नाक मुंह से खून निकल रहा है। वहां मौजूद एक महिला उससे पूछती है, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हें यह स्टेशन कैसे मिला? चार्ली दर्द सहते हुए कहता है, जूलियट ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, वो अब हम में से एक है। यह सुनकर उनमें से एक महिला कहती है कि हमें बेन को फोन करना होगा। इसके बाद दोनों महिलाएं बेन को फोन करने के लिए एक कमरे में चली जाती हैं। चार्ली वहां रखे उपकरणों को देखता है और तभी उसकी नजर एक चमकती हुई पीली लाइट पर पड़ती है। उसे डेस्मंड की भविष्यवाणी याद आ जाती है कि वह एक ऐसे कमरे में होगा जहां बहुत सारे उपकरण होंगे और एक स्विच के ऊपर पीली लाइट जल रही होगी। चार्ली उस स्विच को बंद करेगा और उसके बाद स्टेशन पानी में डूब जाएगा। तभी वे महिलाएं बेन को फोन करती हैं। एक महिला कहती है, बेन, मैं बोनी हूं, उनमें से एक यहां है। बेन हैरान होकर पूछता है कि कौन है। तभी चार्ली दूर से चिल्लाकर कहता है, चार्ली है, मैंने कहा है कि मैं उसे हेलो बोल रहा हूं। यह सुनकर बेन चौंक जाता है और पूछता है कि वह वहां कैसे पहुंचा। महिलाएं बताती हैं कि जूलियट ने उन्हें लुकिंग ग्लास के बारे में बताया था। बेन कहता है, ठीक है, उस पर नजर रखो, कुछ मत करना, मैं मदद के लिए किसी को भेज रहा हूं। कॉल कट होने के बाद
बेन मिखाइल से कहता है, मिखाइल लुकिंग ग्लास में जाओ और पता करो कि चार्ली पेस वहां क्यों गया है। मिखाइल पूछता है, लेकिन आपने तो कहा था कि लुकिंग ग्लास काम नहीं कर रहा और उसमें पानी भर चुका है। बेन बिना किसी झिझक के कहता है, मैंने झूठ बोला था। मिखाइल कहता है कि वह सुबह तक वहां पहुंच सकता है, लेकिन अगर जूलियट ने उन्हें लुकिंग ग्लास के बारे में बताया है तो उसने और क्या क्या बताया होगा। इसका खतरा भी वह बेन को समझाता है। खतरा भांप कर बेन अपनी टीम से वॉकी टॉकी पर संपर्क करने की कोशिश करता है। इसी दौरान बेन के लोग समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। उनमें से एक महिला जूलियट के पास आकर कहती है, जूलियट 3 टेंट मार्क किए गए हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सईद, जिन और बर्नार्ड पहले से ही उन्हें मारने के लिए वहां छिपे हुए हैं। वे धीरे धीरे टेंट के पास पहुंचते हैं और जब उन्हें लगता है कि टेंट के अंदर कोई नहीं है, तभी टॉम की नजर वहां रखी डायनामाइट पर पड़ती है। वह चिल्लाकर कहता है, टेंट से दूर हटो। लेकिन तभी सईद एक टेंट पर गोली चला देता है। जोरदार धमाका होता है और कई अदर्ज मारे जाते हैं। बर्नार्ड भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपना काम करता है और दूसरा टेंट भी आग की लपटों में गिर जाता है। लेकिन जिन की गोलियां अपने निशाने से चूक जाती हैं। अदरज समझ जाते हैं कि पेड़ों के पीछे छिपकर कोई उन पर हमला कर रहा है। वे जिन पर गोलियां चलाते हुए जिन उन दोनों हमलावरों को मार देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अदर्ज जिन को पकड़ लेते हैं। बर्नार्ड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम उसे मारकर जमीन पर गिरा देता है। अब जिन को बंदूक की नोक पर रखते हुए एक अदर सईद को सरेंडर करने के लिए मजबूर करता है। आखिरकार सईद भी सरेंडर कर देता है। दूर से कैंप की तरफ देख रहे जैक और उसकी टीम को 3 धमाकों की जगह सिर्फ 2 धमाके दिखाई देते हैं। केट कहती है, हमारा प्लान काम नहीं किया। तभी सीन फिर फ्लैश फॉरवर्ड में कट हो जाता है। कार एक्सीडेंट में फंसी महिला को बचाने के बाद जैक अस्पताल में होता है। डॉक्टर उसके घाव पर टांके लगा रही होती है और जैक से कहती है, न्यूज रिपोर्टर्स बाहर खड़े हैं। तभी जैक को देखने उसकी एक्स वाइफ सारा वहां आ जाती है। सारा प्रेग्नेंट होती है और जैक उसे उदासी से देखता है। सारा पूछती है, क्या हुआ? फिर जैक की हालत देखकर पूछती है, क्या तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया? जैक उससे पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो सारा? सारा बताती है कि वह अभी भी जैक की इमरजेंसी कांटेक्ट है, इसलिए वह यहां आई है। फिर वह जैक से पूछती है, रात के 2 बजे तुम कार चलाकर क्या कर रहे थे? जैक आंखों में आंसू लेकर पूछता है, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकती हो? लेकिन सारा के लिए जैक अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भावुक होकर कहती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना सही होगा, और वहां से जाते हुए कहती है, गुड बाय जैक। इसके साथ ही फ्लैश फॉरवर्ड भी खत्म हो जाता है। अब आइलैंड पर सभी लोग जैक के साथ कैंप की तरफ देख रहे होते हैं। रोज पूछती है, सिर्फ 2 धमाके क्यों हुए? जैक कहता है, उन्होंने तीसरा धमाका नहीं किया होगा। रोज घबरा कर उन लोगों के बारे में पूछती है जो वहां गए थे। जैक उन्हें समझाते हुए कहता है, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं। सईद तुम्हारे पतियों के साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। वे हमसे सिर्फ 2 घंटे दूर हैं। हमारे पास एक प्लान है और जहां तक हमें पता है वो काम कर रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर जैक फिर रेडियो टावर की तरफ चल पड़ता है। इसी वक्त नाओमी अपने सैटेलाइट फोन को देखकर सिग्नल चेक कर रही होती है। दूसरी तरफ लुकिंग ग्लास स्टेशन में चार्ली से फिर पूछताछ हो रही होती है। महिला उससे पूछती है, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूं, तुम यहां क्यों आए हो? खून से भरे चेहरे के साथ चार्ली कहता है, मैं उस डिवाइस को बंद करने आया हूं जो तुम्हारा सिग्नल ब्लॉक कर रही है। वो उस चमकती हुई पीली लाइट के पास है। महिलाएं हैरान होकर पूछती हैं, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? चार्ली शांत होकर कहता है, क्योंकि मुझे पता है और तुम दोनों मेरे साथ चाहे जो भी करो मैं उसे बंद करके रहूंगा। महिला पूछती है, तो कोड क्या है? चार्ली, अगर तुम उस डिवाइस को बंद करना चाहते हो तो तुम्हें कोड की जरूरत पड़ेगी। ये कोड सिर्फ 3 लोगों को पता है, मुझे, इसे और बेन को। चार्ली मुस्कुराकर कहता है, ओह, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस कोड की जरूरत पड़ेगी। ये स्टेशन वैसे भी डूबने वाला है। मैं जैमर को बंद कर दूंगा और फिर हेलीकॉप्टर आएगा और मेरे दोस्तों को बचा लेगा। महिलाएं हैरान होकर पूछती हैं, अगर ये स्टेशन डूब गया तो तुम्हारा क्या होगा? चार्ली शांत होकर जवाब देता है, मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर दोनों महिलाएं हैरान रह जाती हैं। इसके बाद सीन फिर आइलैंड पर कट होता है। वॉकी टॉकी पर टॉम बेन से संपर्क करके बताता है कि उनके 7 लोग मारे गए हैं और कैंप में मौजूद बाकी सभी लोग वहां से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने उन 3 लोगों को पकड़ लिया है जो टेंट उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। बेन समझ जाता है कि जूलियट ने उन्हें धोखा दिया है। वह टॉम से कहता है, पता करो कि वह कहां है। फिर पूछता है, तुमने किन लोगों को पकड़ा है? टॉम जवाब देता है, जिन, बर्नार्ड और वो डेंटिस्ट। बेन तुरंत आदेश देता है कि जिन को गोली मार दो। एक अदर जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है,
लेकिन बर्नार्ड उसे रोक देता है। टॉम बर्नार्ड से कहता है, मुझे बताओ तुम्हारे लोग कहां हैं, किसी को कुछ नहीं होगा। बर्नार्ड जवाब देने वाला होता है, लेकिन सईद समझ जाता है कि बर्नार्ड को मजबूर किया जा रहा है। सईद कहता है, ये झूठ बोल रहा है, ये हमें मारने वाला है। टॉम एक ही मुक्के में सईद को बेहोश कर देता है। फिर टॉम बर्नार्ड से दोबारा पूछता है कि बाकी लोग कहां हैं। आखिरकार बर्नार्ड सब कुछ बता देता है। वह कहता है वे रेडियो टावर की तरफ जा रहे हैं। वह यह भी बताता है कि एक महिला पैराशूट से आइलैंड पर आई थी और उसके पास सैटेलाइट फोन है। वह मदद के लिए कॉल करने जा रही है। टॉम हैरान होकर पूछता है, जूलियट को लगा था कि हम कल आएंगे, तो तुम लोग आज रात ही हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? बर्नार्ड बताता है, एक लड़के ने हमें चेतावनी दी थी, उसका नाम कार्ल है। यह सुनकर बेन तुरंत समझ जाता है कि उसकी अपनी बेटी एलेक्स ने ही उन्हें धोखा दिया है। बेन एलेक्स की तरफ देखता है और उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई देती है। टॉम पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या इन्हें मार दें? बेन जवाब देता है, नहीं, अभी नहीं। साफ दिखाई दे रहा होता है कि बेन के दिमाग में पहले से ही कोई बड़ा प्लान चल रहा है। अगली सुबह बेन एक नक्शे पर कुछ निशान लगा रहा होता है। तभी रिचर्ड उसके पास आता है और पूछता है, क्या हम रेडियो टावर की तरफ जा रहे हैं? बेन रिचर्ड की तरफ देखकर कहता है, हम नहीं रिचर्ड, मैं जा रहा हूं। बेन रिचर्ड से कहता है, मैं तुम सबको टेंपल की तरफ ले जा रहा हूं। यह सुनकर रिचर्ड बेन से कहता है कि लोग कई सवाल पूछ रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि बेन घर से क्यों निकला, लॉक के साथ क्या हुआ, जैकब कौन है, और ऐसी अफवाह भी फैल रही है कि बीच पर गए सभी लोग मारे गए हैं। बेन सिर्फ इतना कहता है, वे सभी नहीं मरे हैं, और वहां से उठ जाता है। तभी एलेक्स उसके पास आकर पूछती है, आप कहां जा रहे हैं? बेन कहता है, हेलो एलेक्स, मैं थोड़ा टहलने जा रहा हूं, देखना चाहता हूं कि शायद मैं जैक और बाकी लोगों को ढूंढ पाऊं। एलेक्स कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बेन कहता है, ठीक है, तुम्हें कार्ल से दोबारा मिलने की इच्छा होगी, है ना? अपना बैग लेकर आओ, मैं 10 मिनट में निकलूंगा। रिचर्ड बेन को रोकते हुए कहता है, वहां करीब 40 लोग हैं और आप अकेले हैं। वे लोग इस आइलैंड से निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब आप वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा? बेन पूरे आत्मविश्वास से कहता है, मैं उनसे बात करके उन्हें अपना फैसला बदलने के लिए मना लूंगा। दूसरी तरफ एक छोटी सी धारा से बोतल में पानी भर रहे सॉयर के पास केट आती है। केट कहती है, जिन, बर्नार्ड और सईद को अब तक हमारे पास पहुंच जाना चाहिए था। मैं वापस जाकर देखना चाहती हूं कि उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। सॉयर कहता है, वो बाद में भी हो जाएगा केट, तुम्हारे पास हमेशा किसी न किसी को ढूंढने का काम रहता है। सॉयर की हालत देखकर केट पूछती है, तुम्हारी समस्या क्या है? जो कुछ हुआ है वो मुझे बता क्यों नहीं देते? जब से तुम्हें लॉक के हाथ से वो टेप मिला है तुम ऐसे चल रहे हो जैसे नींद में हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। लेकिन केट को पता नहीं होता कि सॉयर अभी तक एंथनी को मारने के सदमे से बाहर नहीं आया है। तभी केट सॉयर से कहती है, और तुमने मुझे केट कहना कब शुरू किया? उन्होंने सन की जांच करने के लिए जूलियट को भेजा था, लेकिन अब वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मैं भी प्रेग्नेंट हूं। सॉयर जवाब देता है, उम्मीद करते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। इतना कहकर वह वहां से बाकी लोगों के पास चला जाता है। इसी बीच धारा के किनारे बैठी नाओमी अभी भी रेडियो सिग्नल चेक कर रही होती है। जैक उसके पास आता है और पूछता है, वो लाइट अभी भी लाल है? इसके बाद वह आगे बढ़ जाता है। उसी समय समुद्र के बीच एक नाव में डेसमंड को होश आता है। वह आसपास देखता है, लेकिन उसे चार्ली कहीं दिखाई नहीं देता। चार्ली का पेपर अभी भी उसकी जेब में होता है। समुद्र के नीचे लुकिंग ग्लास स्टेशन की तरफ देखते हुए भी उसे वहां कोई बदलाव नजर नहीं आता। डेसमंड समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अचानक कोई उस पर गोली चला देता है। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि बेन के कहने पर भेजा गया मिखाइल था। डेसमंड बाल बाल बच जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक वहां नहीं टिक पाता। वह तुरंत समुद्र में कूद जाता है और उस केबल को पकड़कर लुकिंग ग्लास स्टेशन की तरफ तैरने लगता है। उसी समय स्टेशन के अंदर 2 महिलाएं उस पीली लाइट वाले कमरे में किसी बात को लेकर बहस कर रही होती हैं और चार्ली उन्हें देख रहा होता है। तभी अचानक डेसमंड वहां पानी से बाहर निकल आता है। घूमती हुई कुर्सी पर बैठे चार्ली की नजर डेसमंड पर पड़ती है। वह घबराकर कहता है, डेस, यहाँ लोग हैं, जल्दी छिपो छिपो छिपो। लेकिन महिलाएं शक करके बाहर आ जाती हैं और देखती हैं कि चार्ली आराम से अपना गाना गा रहा है, यू ओंडेल एवरीबडी, यू ओंडेल एवरीबडी। चार्ली की यह हरकत उस महिला को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह उसके चेहरे पर एक और जोरदार मुक्का मारकर कहती है, चुप रहो। बेचारा चार्ली कहता है, ठीक है, ओके, मैं चुप हूं। इसके बाद दोनों महिलाएं फिर अपनी बातचीत करने चली जाती हैं।
तभी सीन कट होकर जैक के फ्लैश फॉरवर्ड पर चला जाता है। सेंट सेबेस्टियन अस्पताल में ऑक्सीकोडोन का आदी जैक उस महिला की एक्सरे रिपोर्ट देख रहा होता है जिसे उसने सुबह कार एक्सीडेंट से बचाया था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे होते हैं। तभी वह अपनी जेब से लगभग खत्म हो चुकी दवा की बोतल निकालकर कुछ गोलियां खाता है और फिर रिपोर्ट देखने लगता है। तभी अस्पताल का एक दूसरा डॉक्टर और सर्जरी का नया चीफ डॉक्टर हामिल जैक के पास आता है। वह जैक से मिलकर उसे दूसरी बार हीरो बनने के लिए बधाई देता है। जैक कहता है कि महिला का ऑपरेशन कल सुबह ही करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर कहता है, मुझे माफ करना जैक, ये आपका मरीज नहीं है। हमें आपकी समस्या के बारे में अच्छी तरह पता है। कल रात हमने उस जलती हुई कार से उसके 8 साल के बेटे को बाहर निकाला और फिर उसकी मां को बचाया। आपने जितना करना था कर दिया। अब घर जाइए और एक ड्रिंक पीजिए। जैक वहां से निकलते हुए कहता है, मुझे फोन करना, मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। अस्पताल के बाहर टीवी न्यूज पर अभी भी उसी कार एक्सीडेंट की खबर चल रही होती है जिसमें 2 लोग घायल हुए थे और जैक को हीरो बताया जा रहा होता है। जिस महिला को जैक ने बचाया था उसका बेटा जैक को देखकर हाथ हिलाता है। जैक वहां से चला जाता है और फ्लैश फॉरवर्ड खत्म हो जाता है। अब वापस आइलैंड पर जैक और बाकी लोग रेडियो टावर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सॉयर कहता है, मैं बीच पर वापस जा रहा हूं। जैक उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, चलते रहो। सॉयर कहता है, मैं इजाजत नहीं मांग रहा हूं। देखो, तुम्हें यहां एक काम करना है और मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। जैक पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले और बिना हथियार के क्या कर सकते हो? तभी केट कहती है, वह अकेला नहीं होगा, मैं उसके साथ जाऊंगी। सॉयर केट को अपने साथ आने से रोकता है। जैक फिर याद दिलाता है कि बिना बंदूक के वापस जाना मौत के बराबर है। तभी जूलियट कहती है, मुझे पता है कि कुछ बंदूकें यहां से 1-2 मील दूर छिपाकर रखी गई हैं। एक रास्ते से मैं आपको वहां ले जा सकती हूं और फिर आप बीच तक पहुंच सकते हैं। यह सुनकर केट को लगता है कि शायद वह और जैक फिर से करीब आ रहे हैं, लेकिन तभी जूलियट जैक को किस करके वहां से चली जाती है। यह देखकर केट हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ लुकिंग ग्लास स्टेशन में डेस्मंड को छिपाने के लिए चार्ली लगातार गाना गा रहा होता है। चार्ली का गाना पसंद न करने वाली महिला दूसरी महिला से स्पीयर गन लाने के लिए कहती है ताकि वह चार्ली को फिर से सबक सिखा सके। दूसरी महिला हिचकिचाती है, लेकिन आखिरकार स्पीयर गन लेने के लिए वहां से चली जाती है। तभी अचानक मिखाइल वहां पहुंच जाता है। दोनों महिलाओं को देखकर वह कहता है, मुझे लगा था कि तुम दोनों कनाडा में अपने मिशन पर हो। वे दोनों कहती हैं कि बेन ने उन्हें किसी को कुछ बताने से मना किया था। मिखाइल फिर पूछता है कि क्या उन्होंने नाव से तैरकर आए उस आदमी को देखा है। वह बताता है कि उसने डेस्मंड के दोस्त को गोली मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह आदमी समुद्र में तैरकर यहां आ गया। चार्ली मौका देखकर मिखाइल से एक सवाल करता है, अगर यह स्टेशन पानी में नहीं डूबा है तो बेन ने आप सभी से झूठ क्यों बोला कि यह स्टेशन डूब चुका है? और ये दोनों यहां से आने वाले सभी रेडियो सिग्नल को जाम क्यों कर रही हैं? मिखाइल महिलाओं की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सच है? तभी बेन का फोन आ जाता है। मिखाइल फोन उठाता है। बेन कहता है, तुम्हें समझना होगा कि मैंने जो कुछ भी किया है वो इस आइलैंड के लिए किया है। मिखाइल पूछता है, क्या जैकब ने आपको अपने ही लोगों के सिग्नल जाम करने के लिए कहा था? बेन जवाब देता है, हां, उसने कहा था। तुम हमेशा मेरे वफादार रहे हो मिखाइल। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो, उस जैकब पर भरोसा करो जिसने मुझे यह करने के लिए कहा है। इसके बाद बेन कहता है कि आइलैंड कई सालों से शक्तिशाली ताकतों के हमले का सामना कर रहा है और उन्हें हर कीमत पर इसकी रक्षा करनी होगी। वह मिखाइल से कहता है कि सिग्नल जाम करना सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है और उसने जो गड़बड़ की है उसे ठीक करने में मिखाइल को उसकी मदद करनी होगी। फिर बेन आदेश देता है, तुम्हें चार्ली को मारना होगा। यह सुनकर बेन के पास खड़ी एलेक्स भी हैरान रह जाती है। बेन आगे कहता है, किसी भी कीमत पर यह सुनिश्चित करो कि जैमर काम करता रहे। हम ग्रेटा और बोनी को भी इस बारे में दूसरों को बताने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए उनका भी इंतजाम करना होगा। मिखाइल शक करते हुए पूछता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरे बारे में भी इन दोनों से ऐसा ही नहीं कहा? बेन जवाब देता है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कहा होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते मिखाइल। मिखाइल आखिरकार बेन की बात मान लेता है। इसके बाद सीन जंगल में चला जाता है। केट के जूते में पत्थर फंस जाता है और वह उसे निकालने के लिए रुकती है। तभी जैक उसके पास आता है और बताता है कि उसने सॉयर को केट को अपने साथ वापस ले जाने से इसलिए रोका था क्योंकि वह केट की सुरक्षा करना चाहता था। इसी वजह से उसने पहले भी सॉयर से कहा था कि वह उसके लिए वापस ना आए। केट पूछती है, तुम सॉयर का बचाव क्यों कर रहे हो? वह तुम्हारे लिए कभी ऐसा नहीं करेगा। जैक जवाब देता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतना कहकर जैक आगे बढ़ जाता है। केट वहीं खड़ी होकर सोचती रहती है कि शायद उसने कोई गलती कर दी है।
दूसरी तरफ जंगल के दूसरे हिस्से में सॉयर जूलियट के साथ जा रहा होता है। वह पूछता है, जब तुमने हमें पोलर बियर के पिंजरों से निकालकर गुलामों की तरह काम करवाया और हमसे पत्थर टुड़वाए, तब आखिर वो सब क्यों करवाया था? जूलियट जवाब देती है, हम एक रनवे बना रहे थे, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। फिर सॉयर पूछता है, वो बंदूकें कितनी दूर हैं? जूलियट कहती है, वहां कोई बंदूकें नहीं है, मैंने झूठ बोला था, हमारे पास तुम्हें वापस भेजने का यही एक तरीका था। सॉयर हैरान होकर पूछता है, तो तुम वापस क्यों जा रही हो? जूलियट कहती है, कर्म के कारण। और तुम क्यों वापस जा रहे हो, जेम्स? तभी अचानक हर्ली वहां आता है और कहता है, हे गाइस, रुको। सॉयर उसे देखकर चिढ़कर पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? हर्ली कहता है, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं। सॉयर तुरंत कहता है, नहीं ऐसा नहीं होगा। हर्ली कहता है, चलो ना, मैं मदद कर सकता हूं, वो मेरे भी दोस्त हैं। चार्ली मुझे अपने साथ नहीं ले गया। जैक सबको लेकर जाने में व्यस्त है, मुझे मदद करनी है प्लीज। सॉयर गुस्से में कहता है, भगवान के लिए खुद को देखो ह्यू को, क्या तुम चाहते हो कि तुम हमें भी मरवा दो? इतना कहकर सॉयर वहां से चला जाता है। हर्ली उन्हें दुखी होकर देखता रहता है और फिर दूसरी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ बेन एक शॉर्टकट खोज लेता है और एलेक्स से कहता है कि इस रास्ते से वे रेडियो टावर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। एलेक्स पूछती है, आपने मुझे अपने साथ आने की इजाजत क्यों दी? बेन कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे नए परिवार के हवाले करने जा रहा हूं। तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ आने दिया है। एलेक्स गुस्से में कहती है, आपने कार्ल को पिंजरे में नहीं रखा था, उसे एक कमरे में बंद करके ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं की थी? बेन जवाब देता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वजह से तुम प्रेग्नेंट हो जाओ। हो सकता है कि मैंने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी वह कुछ ज्यादा हो गई हो। एलेक्स फिर पूछती है, आप उन्हें यहां से जाने क्यों नहीं दे रहे? बेन वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता एलेक्स। लेकिन वह इसकी असली वजह नहीं बताता। तभी सीन कट होकर धर्मा इनिशिएटिव के लोगों की कब्रों पर पहुंचता है। बेन की गोली से घायल लॉक अभी भी मौत का इंतजार करते हुए वहां पड़ा होता है। वह अपनी आंखें खोलता है और आसपास देखने की कोशिश करता है। जब वह हिलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैर फिर से काम नहीं कर रहे हैं। तभी उसे पास में एक लाश के पास बंदूक दिखाई देती है। लॉक बड़ी मुश्किल से उस बंदूक को उठाता है और उसमें गोलियां देखकर उसे अपने सिर पर रख लेता है। वह आत्महत्या करने वाला ही होता है कि तभी जंगल से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक कोई कहता है, मत करो जॉन, बंदूक नीचे रखो। लॉक ऊपर देखता है और वहां वॉल्ट को खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। यही वही वॉल्ट है जो पहले अपने पिता माइकल के साथ आइलैंड छोड़कर चला गया था। वॉल्ट लॉक से कहता है, अब उठो जॉन। लॉक कहता है, उसने मुझे गोली मारी है और मैं अपने पैर भी नहीं हिला सकता। वॉल्ट जवाब देता है, तुम अपने पैर हिला सकते हो, अब उस गड्ढे से बाहर निकलो जॉन। लॉक हैरान होकर पूछता है, क्यों? वॉल्ट कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए एक काम है। यह सुनकर लॉक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और इसी के साथ और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अब हम सीजन 3 का फाइनल एपिसोड शुरू करते हैं। और हां भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें जैक का एक फ्लैश फॉरवर्ड देखने को मिलता है। जैक फ्लाइट में देखा हुआ वही न्यूज़पेपर का कटिंग लेकर अपनी कार में बैठा होता है। वह किसी को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगती। आखिरकार वह न्यूज़पेपर कटिंग पर लिखे एड्रेस को देखकर एक फ्यूनरल पार्लर पहुंच जाता है। सड़क पर आती जाती गाड़ियों की भी परवाह किए बिना जैक अंदर चला जाता है जहां एक ताबूत रखा हुआ होता है। वहां का ऑफिस स्टाफ जैक के पास आकर पूछता है, आपको क्या चाहिए? जैक पूछता है, क्या अंतिम संस्कार हो चुका है? स्टाफ कहता है, अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, सिर्फ देखने के लिए रखा गया था। आप इनके दोस्त हैं या परिवार के सदस्य? जैक जवाब देता है, दोनों में से कुछ भी नहीं। जैक ताबूत पर हाथ रखकर खड़ा रहता है और अपने मानसिक तनाव को संभाल नहीं पाता। आखिरकार वह अपनी दवा की बोतल निकालकर उसकी आखिरी गोली भी खा लेता है। आखिर उस ताबूत में कौन है, ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। फ्लैश फॉरवर्ड यहीं कट हो जाता है। अब वापस आइलैंड पर जैक और उसकी टीम रेडियो टावर की तरफ जा रही होती है। जैक रूसो से पूछता है, अभी और कितनी दूर है? रूसो जवाब देती है, करीब 1 घंटा और। जैक पूछता है, आप आखिरी बार उस रेडियो टावर पर कब गई थी? रूसो कहती है, 16 साल पहले, जिस दिन मैंने वो मैसेज रिकॉर्ड किया था। फिर वह कहती है, मैं आपको उस टावर तक ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं इस आइलैंड को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे लिए अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, अब यही आइलैंड मेरा घर है। तभी बेन और एलेक्स उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैक गुस्से में बेन की तरफ बढ़ता है। बेन कहता है, हेलो जैक, हमें बात करनी है। सीन कट होता है और उसी समय लुकिंग ग्लास स्टेशन में बोनी मिखाइल से पूछती है, क्या हम इसे मार सकते हैं? मिखाइल उससे पूछता है, क्या तुम इस डिवाइस को बंद कर सकती हो जो आइलैंड के सिग्नल को जाम कर रही है?
बोनी कहती है, हाँ, बेन ने हमें इसका कोड दिया है। मिखाइल फिर पूछता है, अगर ये स्टेशन डूब गया होता तो क्या होता? ग्रेटा जवाब देती है, कुछ नहीं, उस डिवाइस का केसिंग वाटरप्रूफ है, वह हमेशा काम करता रहेगा। मिखाइल फिर पूछता है, तो फिर तुम दोनों यहां क्यों रुकी हुई हो? क्या तुमने कभी बेन से यह सवाल नहीं पूछा? बोनी कहती है, नहीं, मुझे बेन पर भरोसा है, जैकब पर भी। जिस पल मैं सवाल पूछना शुरू कर दूंगी, ये सब और जो कुछ हम कर रहे हैं सब बिखर जाएगा। ये सुनते ही मिखाइल ग्रेटा को गोली मार देता है और उसे पानी में गिरा देता है। ये देखकर बोनी वहां से भागने लगती है, लेकिन मिखाइल उसे भी गोली मार देता है। तभी वहां छिपा हुआ डेसमंड मिखाइल पर स्पीयर गन से हमला करता है और मिखाइल जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद डेसमंड बोनी को मारने वाला ही होता है, लेकिन चार्ली उसे रोकते हुए कहता है, नहीं डेस, कुछ मत करो, हमें इसकी जरूरत है। इसी बीच जंगल में जैक बेन के पास पहुंचता है। केट आसपास कोई और है या नहीं, ये देखने के लिए आगे चली जाती है। बेन नाओमी के पास जाकर अपना परिचय देते हुए कहता है, मैं बेंजामिन हूं, हम पहले नहीं मिले हैं। जैक तुरंत नाओमी को रोकते हुए कहता है, इससे बात मत करो। फिर जैक बेन से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? बेन कहता है, बस थोड़ा समय जैक, तुम्हारे लोगों ने मेरे 7 लोगों को मार दिया है, बदले में कम से कम 5 मिनट तो मुझे दे दो। तभी केट वापस आकर बताती है, यहां सिर्फ 2 लोगों के पैरों के निशान हैं, इसके और इसके। बेन फिर जैक से कहता है, बस 5 मिनट। जैक की नजर बेन की बेल्ट में लगे वॉकी टॉकी पर पड़ती है। वह बेन के साथ चलते हुए मौका देखकर उसका वॉकी टॉकी चुपके से निकाल लेता है। तभी हमें जैक का एक और फ्लैश फॉरवर्ड दिखाई देता है। ऑक्सीकोडोन का आदि जैक एक मेडिकल स्टोर पर दवा लेने पहुंचा होता है। दुकान की महिला कहती है, मुझे माफ करना, इस प्रिस्क्रिप्शन पर मैं आपको यह दवा दोबारा नहीं दे सकती, आप इसे 3 बार ले चुके हैं। जैक कहता है, मेरे पास एक और प्रिस्क्रिप्शन है। तभी वहां मौजूद कुछ लोग जैक को पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे हम आपको जानते हैं, आप वही हीरो है ना? लेकिन जैक किसी की तरफ ध्यान नहीं देता और सिर्फ दवा लेने पर ध्यान देता है। दुकान की महिला कहती है, डॉक्टर शेपर्ड, आप खुद अपने नाम पर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। जैक झूठ बोलते हुए कहता है, वो मैं नहीं हूं, वो डॉक्टर क्रिश्चियन शेपर्ड है, मैं डॉक्टर जैक शेपर्ड हूं, वो मेरे पिता हैं। महिला कहती है, ठीक है, मैं उनके ऑफिस में फोन करके इसकी पुष्टि कर लेती हूं। ये सुनकर जैक गुस्से में टेबल पर हाथ मारता है और कहता है, रहने दो। वहां से निकलते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरने लगता है। फ्लैश फॉरवर्ड यहीं कट हो जाता है। अब वापस जंगल में बेन जैक के साथ बात कर रहा होता है। वह कहता है, बहुत समय पहले की बात नहीं है जैक, मैंने एक फैसला लिया था और उस एक फैसले ने एक ही दिन में 40 लोगों की जान ले ली थी। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतिहास दोबारा दोहराया जाने वाला है। जैक समझ जाता है कि बेन धर्मा इनिशिएटिव के लोगों की हत्या की बात कर रहा है। जैक पूछता है, तुम्हारे लोग हमें चारों तरफ से घेर चुके हैं, क्या तुम कह रहे हो कि अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मेरे सभी लोगों को मार दोगे? बेन कहता है, मैं नहीं जैक, तुम्हारे साथ चल रही वो महिला जो हेलीकॉप्टर से पैराशूट के जरिए इस आइलैंड पर आई है, वो नहीं है जो वो खुद को बता रही है। वो उन लोगों की प्रतिनिधि है जो इस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैक, वो बुरे लोगों में से एक है। जैक उसकी बात सुनकर हंसता है। बेन उसे समझाते हुए कहता है, जैक मेरी बात सुनो, अगर तुम उसके बोट पर फोन करोगे तो इस आइलैंड पर जिंदा मौजूद हर इंसान मारा जाएगा। इसलिए तुम्हें यह करना होगा, उसके हाथ में जो फोन है वो मुझसे ले आओ, फिर मुझे दे दो, मैं अपने लोगों के पास वापस चला जाऊंगा और तुम अपने लोगों के पास वापस जा सकते हो। जैक उसे देखकर कहता है, दफा हो जाओ। इसके बाद बेन कहता है, क्या मुझे अपना वॉकी टॉकी वापस मिल सकता है? तुम्हें एक बात सुननी चाहिए। जैक से वॉकी लेकर बेन टॉम को कॉल करता है। वह कहता है, टॉम क्या तुम लाइन पर हो? फिर जैक से कहता है, तुम्हारे प्लान की वजह से मेरे 7 लोग मारे गए, लेकिन जिन लोगों को तुम नहीं मार पाए उन्होंने अब तुम्हारे साथियों को पकड़ लिया है, जिन सईद और बर्नार्ड बंदूक की नोक पर हैं। इसके बाद बेन टॉम से कहता है, अगर 1 मिनट में तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दी तो उन तीनों को गोली मार देना। फिर वह वॉकी टॉकी जमीन पर रख देता है और अपनी घड़ी देखते हुए जैक से कहता है, वो फोन लेकर मेरे पास आओ जैक। तभी टॉम के वॉकी से सईद की आवाज सुनाई देती है। सईद जैक से कह रहा होता है कि उसने रेस्क्यू के लिए अपनी जान देने की कसम खाई है, इसलिए जैक को बेन की बात नहीं माननी चाहिए। ये सुनकर जैक बेन से कहता है, मैं उन सभी को इस आइलैंड से लेकर जाऊंगा। बेन उससे पूछता है, मैं एक बात पूछूं, तुम लोग इस आइलैंड से जाना क्यों चाहते हो? इतनी मेहनत करके यहाँ से जाने के लिए आखिर वहाँ ऐसा क्या है? तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम्हारे पिता मर चुके हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई, क्या तुम उस अस्पताल में वापस जाने के लिए इतने बेचैन हो? फिर वह कहता है, अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं, जाओ और फोन लेकर आओ जैक। लेकिन जैक अपनी जगह से नहीं हिलता। जैसे ही बेन का दिया हुआ समय खत्म होता है, दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। बेन कहता है, मुझे अफसोस है जैक। इसके बाद जैक बेन को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीटता है और उसके चेहरे की हालत खराब कर देता है। फिर वॉकी टॉकी उठाकर टॉम से कहता है, टॉम क्या तुम लाइन पर हो?
मैं अपने लोगों को रेडियो टावर तक लेकर जा रहा हूं। मैं बोट पर फोन भी करूंगा और उन सबको बचाऊंगा। उसके बाद मैं वापस आकर तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। दूसरी तरफ लुकिंग ग्लास स्टेशन में चार्ली घायल बोनी से पूछता है, कोड क्या है? डेस्मंड कहता है, वो तुम्हें नहीं बताएगी। लेकिन चार्ली कहता है, वो बताएगी। इस जैमर को बंद करना मेरी किस्मत में है। फिर चार्ली बोनी से कहता है, बोनी, हम दोनों यहां मरने वाले हैं, इसलिए अब ईमानदार हो जाओ। उस एक आंख वाले साइको ने तुम्हारी दोस्त को मार दिया और तुम्हें भी गोली मारी। यह साफ है कि तुम्हारे महान नेता बेन ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। क्या तुम सच में इतनी बेवकूफ हो? आखिरकार बोनी कोड बताना शुरू करती है, 545877। फिर वह आगे के नंबर बताती है, 554376। चार्ली उन नंबरों को लिखता जाता है, लेकिन तभी बोनी बेहोश होने लगती है। चार्ली उसे हिलाकर कहता है, बोनी उठो उठो, एक बार फिर बताओ। बोनी आखिरी बार कहती है, बीच बॉयज, गुड वाइब्रेशंस। कीपैड में गाने के नोट्स ही नंबर हैं। इसे एक म्यूजिशियन ने प्रोग्राम किया था। इतना कहकर बोनी की मौत हो जाती है। चार्ली हैरान होकर सोचने लगता है कि आखिर इस कोड का पता कैसे लगाया जाए। इसी बीच जंगल में जैक बेन को बुरी तरह पीटकर जमीन पर गिरा चुका होता है। वो बाकी लोगों से कहता है, इसे बांध दो, ये भी हमारे साथ आएगा। जैक द्वारा बेन की ऐसी हालत देखकर एलेक्स उसके पास आकर दुखी होकर बैठ जाती है। तभी रूसो अपनी बेटी एलेक्स के पास आती है। एलेक्स बेरुखी से पूछती है, क्या है? रूसो कहती है, एलेक्स, यही तुम्हारी मां है। यह सुनकर एलेक्स पहली बार अपनी मां को पहचानती है। रूसो प्यार से अपनी बेटी को छूती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि असल जिंदगी में भी रूसो और एलेक्स का किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां मां बेटी हैं। इसी बीच जैक इस बात से परेशान होकर कि उसकी वजह से सईद, जिन और बर्नार्ड मारे गए होंगे, सबसे दूर जाकर बैठता है और पानी पीता है। तभी केट उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? उसने क्या कहा? जैक कहता है, उसने उन्हें मार दिया। बर्नार्ड, जिन और सईद तीनों मर गए। उसने बीच पर कॉल किया और मैंने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। रोज या सन को कुछ मत बताना, अभी सही समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने सईद से वादा किया था कि हम आगे बढ़ेंगे। केट गुस्से में पूछती है, फिर तुम उसे वापस क्यों लाए? उसे मारा क्यों नहीं? जैक जवाब देता है, मैं चाहता हूं कि जिस दिन हम इस आइलैंड से निकलेंगे उस दिन वो खुद अपनी आंखों से देखे कि वह हार चुका है। उसे पता होना चाहिए कि वह हार गया, उसके बाद मैं उसे मारूंगा। दूसरी तरफ बीच पर टॉम को अभी तक पता नहीं होता कि बेन ने असल में क्या कहा है। वह रयान से कह रहा होता है, इसका दिमाग खराब हो गया है, देखो इसने हमारे साथ क्या किया। लेकिन सईद, जिन और बर्नार्ड मरे नहीं होते। सॉयर और जूलियट दूर पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देख रहे होते हैं। सॉयर कहता है, सिर्फ 3 लोग और 4 बंदूकें हैं। जूलियट जवाब देती है, और हमारे पास सिर्फ 2 लोग हैं जेम्स, हमारे पास एक भी बंदूक नहीं है। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जंगल से हर्ली धर्मा वैन चलाते हुए वहां आ जाता है। हर्ली वैन से रयान और टॉम के लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ता है। वैन की एड में आगे बढ़ते हुए सॉयर को एक बंदूक मिल जाती है। तभी सईद वैन को देखने के लिए आने वाले एक अदर को देखता है और उसके पास जाकर उसे गोली मारने से पहले ही लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ टॉम उठने की कोशिश करता है, लेकिन जूलियट उसे बंदूक की नोक पर रोक लेती है। टॉम कहता है, ठीक है, मैं सरेंडर करता हूं। लेकिन सॉयर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देता है और कहता है, यह उस बच्चे के लिए है जिसे तुमने राफ्ट से पकड़ कर ले गए थे। हर्ली यह देखकर कहता है, यार सब खत्म हो गया था, उसने सरेंडर कर दिया था। लेकिन सॉयर पर इसका कोई असर नहीं होता। तभी सीन फिर जैक के फ्लैश फॉरवर्ड पर कट हो जाता है। सेंट सेबेस्टियन हॉस्पिटल की फार्मेसी से ऑक्सीकोडोन चुराते हुए जैक अपना आपा खोकर जमीन पर गिर जाता है। तभी वहां हॉस्पिटल के नए चीफ सर्जन डॉक्टर रोब आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर शेपर्ड, आप ये क्या कर रहे हैं? जैक झूठ बोलता है कि वह उस एक्सीडेंट वाली महिला की फाइल देख रहा है। नर्स को वहां से भेजने के बाद डॉक्टर रोब बताते हैं कि कुछ देर पहले उस महिला को होश आया था और उसने बताया कि गाड़ी चलाते समय उसने पुल की रेलिंग पर खड़े एक आदमी को छलांग लगाने की तैयारी करते देखा था। उसी वजह से उसका ध्यान भटका और कार का एक्सीडेंट हो गया। फिर रोब जैक से पूछते हैं, आप इतनी जल्दी उस जलती हुई कार तक कैसे पहुंचे और आप उस पुल पर क्या कर रहे थे? यह सुनकर जैक गुस्से में कहता है, क्या आपको पता है कि मैंने इस हॉस्पिटल में कितने साल काम किया है? क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि मैंने क्या क्या झेला है? रोब उससे पूछते हैं, आज कितनी गोलियां ले चुके हो जैक? जैक जवाब देता है, मेरे पिता को यहां बुलाइए
अभी बुलाइए। अगर मैंने उनसे ज्यादा शराब पी रखी हो तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। लेकिन जैक को यह तक याद नहीं कि उसके पिता क्रिश्चियन अब इस दुनिया में नहीं है। रोब उसे सहानुभूति से देखते रहते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड खत्म होने के बाद हम फिर आइलैंड पर लौटते हैं। रेडियो टावर की तरफ थके हुए चलते हुए जैक और उसकी टीम के पास टॉम का वॉकी टॉकी होता है। हार्ली उसी के जरिए बीच पर मौजूद अदर्स को गालियां दे रहा होता है और बताता है कि उसने सभी को मार गिराया है। जैक ये सुनकर तुरंत हार्ली को पुकारता है, हार्ली तुम कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है? जैक की आवाज सुनकर हार्ली खुश हो जाता है और कहता है, ड्यूड मैं बीच पर वापस आ गया हूँ। मैं जूलियट और सॉयर की मदद करने वापस आया था। मैंने उन्हें बचा लिया। सब लोग ठीक हैं। मैं सॉयर, जूलियट, सईद, जिन और बर्नार्ड के साथ हूँ। जैक हैरानी से पूछता है, बर्नार्ड, जिन और सईद, क्या वे तुम्हारे साथ हैं? हार्ली कहता है, हाँ ड्यूड, मैंने कहा ना, मैंने उन्हें बचा लिया। ये सुनकर जैक और बाकी सभी बेहद खुश हो जाते हैं। जैक कहता है, तुम लोग वहीं रुको, हम रेडियो टावर तक पहुंचने वाले हैं। हार्ली कहता है, जब तक तुम फोन नहीं करते हम यहीं रहेंगे। तभी क्लेयर जैक के पास आती है और हार्ली से चार्ली के बारे में पूछती है। हार्ली उसे समझाते हुए कहता है, वह अभी तक नहीं आया है, शायद वह नाव लेकर वापस आ रहा होगा। चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ लुकिंग ग्लास स्टेशन में चार्ली डेसमंड से कहता है, डेस, वहां उस रैक में डाइविंग गियर होगा ना? मैं जाकर गुड वाइब्रेशंस वाला काम कराता हूं। फिर वह डेसमंड से पूछता है, डेसमंड कोई फ्लैश आया? डेसमंड जवाब देता है, नहीं कुछ नहीं। चार्ली केबिन के अंदर जाता है और काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार सही म्यूजिक कोड डाल देता है। जैसे ही कोड सही होता है पीली लाइट बंद हो जाती है। चार्ली खुश होकर बाहर निकलने लगता है। तभी अचानक एक इनकमिंग ट्रांसमिशन कनेक्ट हो जाता है। चार्ली तुरंत कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आती है, लेकिन सिग्नल साफ नहीं होता। चार्ली खुशी से पूछता है, हेलो, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ हाँ मैं सुन सकती हूं। आप कौन हैं? मैं किससे बात कर रही हूं? चार्ली कहता है, चार्ली पेस, फ्लाइट 815 से बचा हुआ एक आदमी। आप कौन हैं? तभी सिग्नल साफ होता है और महिला अपना नाम बताती है, मैं पेनेलोप हूं, पेनेलोप विडमोर। यह सुनकर चार्ली समझ जाता है कि यह डेसमंड की पेनी है। वह तुरंत डेसमंड को पुकारता है, डेसमंड, डेसमंड। पेनी हैरानी से पूछती है, डेसमंड आपने अभी क्या कहा? चार्ली कहता है, हाँ वह यहां है, मेरे साथ है। पेनी पूछती है, क्या वह ठीक है? चार्ली मजाक में कहता है, एकदम बढ़िया। फिर चार्ली पूछता है, क्या आप उसी नाव पर हैं? उस नाव पर जो इस आइलैंड से करीब 80 मील दूर है, जहां से नाओमी आई थी? पेनी हैरान होकर कहती है, मैं किसी नाव पर नहीं हूं। कौन है ये नाओमी? ये सुनकर चार्ली के होश उड़ जाते हैं। पेनी फिर पूछती है, हेलो, क्या डेसमंड वहां है? लेकिन चार्ली कोई जवाब नहीं दे पाता। तभी डेसमंड को पता चलता है कि मिखाइल की लाश वहां नहीं है। उसी वक्त चार्ली देखता है कि मिखाइल शीशे के दूसरी तरफ हाथ में ग्रेनेड लिए खड़ा है। चार्ली कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिखाइल ग्रेनेड का विस्फोट कर देता है। पेनी की आवाज लगातार आती रहती है, डेसमंड, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? डेसमंड पेनी की आवाज सुनकर उसकी तरफ दौड़ता है। चार्ली तुरंत केबिन का दरवाजा बंद कर देता है ताकि डेसमंड भी डूब न जाए। कुछ ही सेकंड में केबिन के अंदर समुद्र का पानी भरने लगता है। चार्ली को डेसमंड के फ्लैश में दिखाई दी अपनी मौत याद आती है। मौत सामने देखकर भी चार्ली आखिरी पल तक हिम्मत नहीं हारता। जब पानी उसके गले तक पहुंच जाता है तब भी वह अपनी हथेली पर एक मैसेज लिखता है। इसके बाद वह केबिन के शीशे के पास जाकर डेसमंड को दिखाता है, नॉट पेनीज बोट, यानी यह पेनी की नाव नहीं है। कुछ ही देर बाद चार्ली पानी में डूब जाता है और अपनी जान गंवा देता है। दूसरी तरफ क्लेयर की गोद में आरोन रो रहा होता है। तभी नाओमी वहां आती है और अपने सैटेलाइट फोन पर सिग्नल चेक करती है। फिर वह क्लेयर से पूछती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वही रॉक स्टार जो धर्मा स्टेशन में गया था। क्लेयर कहती है, चार्ली। क्यों? नाओमी जवाब देती है, चार्ली ने हम सबको बचा लिया। इसके बाद नाओमी जैक के पास दौड़कर आती है और कहती है, जैक, उसने कर दिखाया, तुम्हारे दोस्त ने कमाल कर दिया। ग्रीन लाइट जल गई है और जैमिंग बंद हो गई है। जैक तुरंत कहता है, तो जल्दी फोन करो। नाओमी कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी भी रूसो का मैसेज सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। रूसो कहती है, कोई बात नहीं, हम पहुंच गए हैं। आखिरकार वे रेडियो टावर तक पहुंच जाते हैं। रेडियो स्टेशन के अंदर रूसो अपनी बेटी एलेक्स से कहती है, मैंने यह मैसेज 16 साल पहले रिकॉर्ड किया था, तुम्हारे पैदा होने से 3 दिन पहले। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद वह 16 साल से लगातार रिपीट हो रहे उस रेडियो मैसेज को बंद कर देती है। नाओमी फिर से कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर सिग्नल नहीं मिलता। इसलिए वह बाहर जाकर दोबारा कॉल करने लगती है। इसी दौरान बेन को एक पेड़ से बांध कर रखा गया होता है। जैक उसे देखकर कहता है, घर पहुंचने के बाद
मैं इसका जश्न मनाऊंगा। बेन समझाने की कोशिश करता है। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने लोगों को बचा रहे हो, लेकिन तुम्हें यह रोकना होगा। ये एक गलती है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है जैक। मैं तुमसे कह रहा हूं, वह फोन करना हर चीज के अंत की शुरुआत होगी। तभी नाओमी खुशी से कहती है, मिल गया, सिग्नल मिल गया। बेन फिर चेतावनी देता है, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जैक उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अचानक नाओमी की कॉल कनेक्ट होती है और तभी पीछे से कोई उस पर चाकू फेंक देता है। नाओमी के मुंह से खून निकलता है और सैटेलाइट फोन जमीन पर गिर जाता है। नाओमी जमीन पर निढाल होकर गिर जाती है। यह काम जॉन लॉक ने किया था। लॉक हाथ में बंदूक लिए खड़ा होता है। जैक गुस्से में उसे पुकारता है। लॉक कहता है, पीछे हटो जैक, मैंने वही किया जो मुझे करना था। जैसे ही जैक फोन उठाने जाता है, लॉक उसे गोली मारकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक फोन उठा लेता है। लॉक कहता है, फोन से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें गोली नहीं मारना चाहता। यह देखकर बेन चिल्लाता है, गोली चलाओ जॉन, गोली चलाओ। लेकिन रूसो बेन के घुटने पर जोर से वार कर देती है। लॉक जैक से कहता है, प्लीज फोन नीचे रख दो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक भी पीछे नहीं हटता और कहता है, तो मार दो जॉन। लॉक पूरी तरह असहाय होकर खड़ा रहता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तभी फोन पर कॉल कनेक्ट हो जाती है। लॉक वहां से मुड़कर चला जाता है। जैक फोन पर पूछता है, हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, आप कौन हैं? जैक कहता है, मेरा नाम जैक शेपर्ड है, क्या आप उसी नाव पर हैं? दूसरी तरफ से पूछा जाता है, आपको यह चैनल कैसे मिला? जैक जवाब देता है, नाओमी ने आपकी सर्च टीम के बारे में बताया था। हम ओशनिक फ्लाइट 815 से बचे हुए लोगों में से हैं। क्या आप हमारी लोकेशन पता कर सकते हैं? जवाब आता है, हाँ बिल्कुल, आप वहीं रहिए, हम आपको लेने आ रहे हैं। स्पीकर पर चल रही आवाज सब लोग सुन लेते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। वहीं बेन पूरी तरह निराश खड़ा रहता है। इसके बाद हमें फिर जैक का फ्लैश फॉरवर्ड देखने को मिलता है। अपने बिखरे हुए घर में बैठा जैक किसी महिला को फोन करता है और कहता है, मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज। आखिरकार वे एयरपोर्ट के बाहर मिलने का फैसला करते हैं। जैक अपनी कार में एयरपोर्ट के बाहर उसका इंतजार करता है। तभी एक कार वहां आकर रुकती है और उसमें से केट बाहर निकलती है। यानी केट भी आइलैंड से बचकर निकल चुकी है। केट जैक से कहती है, मैंने तुम्हें न्यूज में देखा था, क्या तुम अभी भी उस क्रैश साइट से लोगों को बाहर निकाल रहे हो? फिर वह पूछती है, तुम्हारी हालत क्या हो गई है? तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया जैक? जैक अखबार की कटिंग निकालकर उसे दिखाता है और कहता है, मुझे उम्मीद थी कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। केट कहती है, तुमने सोचा मैं अंतिम संस्कार में जाऊंगी? जैक पूछता है, तुम उस अंतिम संस्कार में क्यों जाओगी? जैक बताता है कि वह अब बहुत ज्यादा फ्लाइट्स ले रहा है। ओशनिक एयरलाइंस ने उसे गोल्डन पास दिया है और वह हर शुक्रवार शाम लॉस एंजलिस से टोक्यो, सिंगापुर या सिडनी जाने वाली फ्लाइट में बैठ जाता है। उसे ऐसा करना इसलिए पसंद है क्योंकि जब भी विमान में टर्बुलेंस होता है, हर झटका लगता है, तो वह आंखें बंद करके प्रार्थना करता है कि काश वह वापस उसी आइलैंड पर पहुंच जाए। फिर जैक कहता है कि वह अब झूठ बोलते बोलते थक चुका है। वह केट से कहता है, हमने गलती की। केट वहां से जाने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे जाना होगा। शायद वह सोच रहा होगा कि मैं कहां हूं। जैक उसे रोककर आंसू भरी आंखों से कहता है, हमें वहां से नहीं आना चाहिए था। केट भी आंखों में आंसू लिए कहती है, हां, हमें नहीं आना चाहिए था। इसके बाद वह कार में बैठते हुए कहती है, गुड बाय जैक। जैक उसे जाते हुए देखता रहता है और कहता है, हमें वापस जाना होगा केट। और इसी के साथ चार्ली की मौत के दर्द के बीच लॉस्ट सीजन 3 का आखिरी एपिसोड खत्म हो जाता है। और हां दोस्तों, मैंने सीजन 4 के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक के एपिसोड पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाकर उन्हें देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।